नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल। चक्षुदर्शी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम, जैसा कि आपको मालूम है, कि आम बजट पर केंद्रित होना था, सो है, क्योंकि आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया। और जैसा कि प्रत्याशित था कि इस आम बजट में मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई है, और मध्यम वर्ग के अलावा लुभाने की कोशिश की गई है बिहार की जनता को, क्योंकि बिहार में आने वाले महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी घोषणा आज के बजट की ये है कि अब जो आयकर दाता हैं उनकी जो आयकर की सीमा है बढ़ाकर के 12 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि 12 लाख रुपए तक के आमदनी पर अब आपको कोई टैक्स शायद नहीं देना पड़ेगा। विस्तृत जो टैक्स विधेयक है वो अगले हफ्ते आएगा, लेकिन आज की घोषणाओं के मुताबिक 12 लाख तक की आमदनी पर कोई छूट नहीं होती, कोई छूट मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत व्यापक छूट है। और जो स्लैब हैं वो स्लैबों में भी तब्दीली की गई है कि 0 से 4 लाख तक आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। 4 से 8 लाख तक अगर आप पर टैक्स लगेगा, अगर लागू होते हैं प्रावधान, तो 5% टैक्स देना है। 8 से 12 लाख तक की स्लैब पर आपको 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 पर 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, और 20 से 24 लाख तक 25%, और इसके बाद 24 से ऊपर जो भी आमदनी होगी उस पर आपको 30 लाख जो 30% टैक्स की अदायगी करनी पड़ेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बार बार ये घोषणा की है कि उन्होंने जो ये कर प्रावधानों में संशोधन किए हैं, इससे लोगों को जो 12 लाख तक के लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, इन सबको करीबन सालाना 80,000 रुपये का लाभ होगा, यानी जो 100% लाभ होगा। और उसके बाद जो 18 लाख तक की आमदनी वाले लोग हैं उनको 70,000 तक का लाभ होगा, और 25 लाख से ऊपर की आमदनी वाले लोग हैं इन्हें 1 लाख रुपया का लाभ होगा। तो ये प्रत्यक्ष करों का लाभ है, और इसके लिए सरकार को करीबन 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा। ये मध्यम वर्ग पर एहसान जताया गया है कि अप्रत्यक्ष करों से सरकार को 2600 करोड़ का परित्याग करना पड़ेगा, और प्रत्यक्ष करों से 1 लाख करोड़ का परित्याग करना पड़ेगा। तो ये सरकार की मजबूरी थी, सरकार दबाव में थी। एक तो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार थी, उसके सामने कोई विकल्प नहीं था कि वो इस तरह के संशोधन करे। कैपिटल गेन के मामले में भी संशोधन किए गए हैं, और बहुत सी ऐसी प्रावधान किए गए हैं जिससे कि मध्यम वर्ग खुश हो जाए। जैसे कि आप 1 से अधिक 2 संपत्तियों का लाभ ले सकते हैं, और दूसरे जो हमारे धर्मार्थ न्यास हैं उनको भी कुछ छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि इन प्रावधानों से देश में बचत की और उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बात की चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल घोषणाएं बड़ी लोक लुभावन हैं, और संसद में मोदी मोदी के नारे इस पर लग रहे हैं। हालांकि बजट पेश करते समय माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विपक्ष के बहुत से विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत देर तक नारेबाजी होती रही विपक्ष की ओर से, लेकिन इस बीच उन्होंने अपना बजट पढ़ना शुरू किया। और इस बार के बजट को उन्होंने, अभी तक तो आपने देखा था कि सरकारें डबल इंजन की बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार बजट को भी कई इंजनों वाला बजट बना दिया गया है। और इसमें जो उनके इंजनों का जो नाम है वो अलग अलग तरह से है। पहला इंजन उन्होंने जो बनाया है वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बनाया है। दूसरा जो इंजन बनाया है वो सूक्ष्म और लघु, पहला इंजन दरअसल कृषि के लिए बनाया है, जिसमें कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए, कृषकों को लाभान्वित करने के लिए, सब्जियों को का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भंडारण बढ़ाने के लिए, मछली उद्योग को इसमें शामिल किया गया है,
और यूरिया के बंद पड़े पूर्वोत्तर के संयंत्रों को शुरू करने की घोषणा की गई है। बिहार का खास ध्यान रखा गया है। बिहार में मखाना बोर्ड खोलने की घोषणा की गई है, क्योंकि बिहार को इसकी ज़रूरत थी। इनका जो दूसरा इंजन है बजट का, वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए है। इनको राहत देने की कोशिश की गई है। इनको जिस तरह से सुविधाएं, ऋण और देना है, उसको उनकी जो ऋण की सीमाएं हैं वो बढ़ाने की कोशिश की गई है, ताकि ये इन क्षेत्रों से, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्रों से निर्यात बढ़ सके, निर्यात में भागीदारी बढ़ सके। इसके लिए ऋण की जो सीमा है वो भी बढ़ाई गई है। साथ में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को, करीबन 5 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए सावधि ऋणों की घोषणा की गई है। ऐसे कई प्रावधान है। खासतौर पर खिलौना उद्योग में वो वैश्विक खिलौना केंद्र बनाना चाहते हैं भारत को हमारी सरकार, तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन हो गया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, और तीसरा अध्ययन है निवेश का क्षेत्र। निवेश के क्षेत्र में नवाचारों को इस्तेमाल करते हुए आंगनवाड़ियाँ जो देश में है उनके जरिए महिलाओं, बच्चों और गर्भवती माताओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों में प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी और भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लागू की जाएगी। राष्ट्रीय कौशल उद्देश्यता केंद्रों को नए केंद्र खोले जाएंगे, और इस तरह से AI की जो कृत्रिम बुद्धि वाला आजकल जो विज्ञान है उसकी उत्कृष्टता के लिए भी 3 केंद्र खोले जाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में भी सीटों की संख्या बढ़ा करके 75,000 की जाएगी अगले 5 साल में। डे केयर सेंटर्स की भी स्थापना की जाएगी। इस तरह से ये इंजन आपका हो गया तीसरा इंजन। फिर चौथा इंजन इन्होंने बनाया है निर्यात को। इस निर्यात के जरिए जो संवर्धन मिशन है भारत ट्रेड नेट, इसकी घोषणा की गई है, जिससे कि दुनिया में हमारे भारत का जो निर्यात का जो प्रतिशत है वो बढ़ सके। और इसके बाद जो 5वां इंजन है वो आपको हमने बता ही दिया कि ये जो कर सुधारों का इंजन है, और इस कर सुधार के जरिए आप देखें कि मध्यम वर्ग को निशाने पर रखा गया है। अब मध्यम वर्ग इन घोषणाओं से कितना लाभान्वित होगा, भारतीय जनता पार्टी की इस मिलीजुली सरकार के पक्ष में कितना खड़ा होगा, जो असंतोष है इस समय पिछले कई वर्षों से, उसके बारे में क्या होगा। अब रेलों के क्षेत्र में इस बजट में अभी तक कोई बात की नहीं गई कि रेल की सुविधाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी कि घटेंगी, कोई रियायतें वरिष्ठ नागरिकों को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जो कोरोना काल में काट दी गई थी, किराए घटेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। ये सब पहले जब रेल का अलग से बजट आता था तो पता चल जाता था, लेकिन अभी तत्काल इसकी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। ये विस्तृत बजट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अब इसमें विशेषज्ञ अब बहस में उलझ गए हैं और वो बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये बजट लोक लुभावन बजट है या लोगों को भ्रमित करने का बजट है। तो इसलिए इस पर तत्काल कोई बात करना मेरे को लगता है मुनासिब नहीं है। इसलिए इसको पूरी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि हर सरकार जो बजट बनाती है वो बहुत सोच समझकर बनाती है, दूर की कौड़ी लेके आती है। अब किसानों के बारे में इतनी घोषणाएं की गई, लेकिन किसान आंदोलन जो चल रहा है देश में पिछले कई महीनों से, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। लेकिन परोक्ष रूप से कहा गया है कि हम किसानों को अपना कृषि के क्षेत्र को अपना प्रथम इंजन मानते हैं देश का, और इसीलिए हम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत राज्यों की सहभागिता से 100 ऐसे जिलों में काम करेंगे जहाँ की कम उत्पादन होता है, जहाँ के लोगों के पास किसानों के पास ऋण की कम सुविधा है या सिंचाई की कम सुविधा है। तो ऐसे 100 जिले चुने हैं। ये वो ठीक वही तर्ज है जैसे आपको याद हो कि पहले सरकार ने स्मार्ट सिटियाँ बनाने के लिए 100 शहर चुने थे। अब 100 जिले किसानों को समृद्ध करने के लिए चुने हैं, और इसके ज़रिए करीबन
1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने की योजना बनाई गई है। सरकार चाहती है कि चूँकि ये देश का पहला इंजन का जो है वो कृषि है, इसलिए दलहनों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता बढ़े और इसके लिए भी तमाम कोशिश की जा रही है और हिंदुस्तान को फूड बास्केट बनाने की कोशिश भी की जाएगी इस बजट में। और इस बजट की घोषणा के मुताबिक मखाना बोर्ड तो बिहार में बनेगी, जिससे कि वहाँ उत्पादन और प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मत्स्य उद्योग में भी देश को 60,000 करोड़ की मदद देने की कोशिश की जाएगी। कपास उत्पादन का मिशन बनाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का जो लाभ है उसका जो सीमा है वो भी शायद 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख करने की बात कही गई है। असम में यूरिया के 3 संयंत्र बंद पड़े थे, उनको चालू करने की बात कही गई है ताकि वहाँ से 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का निर्माण हो सके। बाकी तो भारतीय डाक पेमेंट बैंक के जरिए किसानों की मदद करने की भी बात की गई है। सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योगों पर विशेष मेहरबानी करने की कोशिश की गई है। इसमें जो गारंटी स्टार्टअप्स को गारंटी शुल्क होता है उसमें छूट की रियायत की गई है। सूक्ष्म उद्योगों को जो क्रेडिट कार्ड की सीमा थी वो 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। इसी तरह से जैसा कि मैंने बताया फुटवियर और लेदर उद्योग के ऊपर भी कृपा की गई है। इसमें 22 लाख लोगों को रोजगार की गुंजाइश को देखते हुए इस पर ध्यान दिया गया है और इसका निर्यात भी बढ़ेगा। 1.1 करोड़ का निर्यात लेदर उत्पादों का होने की उम्मीद है सरकार को। खाद्य प्रसंस्करण में जैसे अब मैंने बताया कि पहले एक तो बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाना था और दूसरे ही बिहार में पूर्वी क्षेत्रों के लिए एक और खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना की जाएगी। और तो इस तरह से जो प्रावधान है वो लोगों को लुभावन प्रावधान ज़्यादा हैं और इनका प्रत्यक्ष क्या असर पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, ये तत्काल कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोशिश तो हर बार होती है, जैसे ग्रामीण गरीबों को टेप वाटर दिलवाना है, नल के जरिए 10 लाख लोगों को उसमें पानी दिलवाना है, तो उसके लिए 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। शहरी विकास शोध की व्यवस्था की गई है, इसमें भी 1 लाख करोड़ की निधि की व्यवस्था की गई है शहरी विकास शोध केंद्रों के लिए। बिजली वितरण में सुधार की भी बात की गई है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी एक मिशन बनाया गया है, जिससे कि करीबन 47 से 100 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन अतिरिक्त हो। इस पर 20,000 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। शिप बिल्डिंग का क्षेत्र हो, समुद्री विकास निधि में को भी 25,000 करोड़ का कर दिया गया है। उड़ान के क्षेत्र में भी बिहार पर मेहरबानी की गई है। वहाँ पर नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, जिससे कि वहाँ पर्यटन का वृद्धि हो सके। और सरकार ने कोशिश की है कि पर्यटन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो ये तरह तरह की बात है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 1 लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य रख के आगे चली है। पर्यटन स्थलों के विकास को 50 ऐसे पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर के होम स्टे की व्यवस्था की जाए, सड़क की व्यवस्था की जाए और दूसरी जो संरचना अधोसंरचना विकास होते हैं वो की जाए। पर्यटन बढ़ाने के लिए ई वीज़ा की भी व्यवस्था हो रही है। वीज़ा शुल्क में रियायत देने की बात की गई है। चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा देने की घोषणा इस बजट में की गई है। डीप टेक की भी बात की गई है। इसके जरिए 10,000 छात्रवृत्तियाँ देने का प्रावधान सरकार ने किया है। ज्ञान भारत मिशन भी बनाया गया है। इसके जरिए 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण करने का लक्ष्य सरकार ने बनाया है। और निर्यात संवर्धन मिशन तो बनाया ही है। भारत ट्रेड नेट की बात हुई है, तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस बजट का क्या असर पड़ेगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। और सरकार की जो छवि पिछले कुछ दिनों से ख़राब हो रही है, लगातार नफरत की आंधी और अराजकता की वजह से, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा।
तो आप लोग भी देखते रहिए। बजट की जो असर हैं आपके जीवन पर, ये अच्छे पड़ें, ये हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन हकीकत और अफसाने में फ़र्क होता है। तो आज के लिए अभी इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, कुछ थोड़ा बहुत आपकी समझ में बजट आया हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।